देखिए, तेल का संकट हो, चाहे आप गैस की बात कीजिए, चाहे एक महंगाई की बात कीजिए, महंगाई बढ़ने वाली है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सरकार जो कर रही, मतलब आज से नहीं कर रही है। आप देखिए, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग 100% हो गया है। अब रेलवे डीजल का इस्तेमाल नहीं करती है। जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बने हैं रेलवे के, उनके कारण जो सड़क से माल ढुलाई होती थी वो कम हो गई, उस पर बोझ कम हो गया है। 5 टन का सामान ढोने वाले जो मिनी ट्रक या छोटे ट्रक हैं, वो बैटरी से चलने लगे हैं। एक सिर्फ लखनऊ शहर का उदाहरण देते हैं, 1500 गाड़ियां हैं नगर निगम की कूड़ा ढोने वाली, सब बैटरी से चलती है। मोटरसाइकिल, टू व्हीलर जो है, वो इलेक्ट्रिक जो टू व्हीलर है, उनकी खरीद के लिए जो वेटिंग चल रही है। अभी वो कहां से ले आए बात की भाई मोदी जी ने कहा है सबसे इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो? कहां से लाते हैं ये तो वही बता सकते हैं, और तो कोई बता नहीं सकता। लेकिन ये है कि देश ऐसा है कि हमारी जो एनर्जी नीड है वो पूरी तरह से हम विदेश पर निर्भर है, दूसरे देशों पर निर्भर है। उस निर्भरता को कम करने का प्रयास हो रहा है। ये सही बात है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन या इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पहले इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की गई होती तो शायद स्थिति और बेहतर होती। उनको प्रॉब्लम पता है, लेकिन उनको उस प्रॉब्लम का जिम्मेदार मोदी को बताना है किसी तरीके से, ये उनका प्रॉब्लम है नहीं, कि उनको ये करना बताना है। और उनको प्रॉब्लम का समाधान नहीं पता है कि भाई बताते ना कि देखिए, अगर हमारी सरकार होती तो हम ये करते। अब तब लीडर अपोजिशन कोई उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी, कोई ऐसी चिट्ठी लिखी उन्होंने मोदी जी को, तो देवेंद्र जी को पता होगा कि मोदी जी मैं आपसे कह रहा हूँ आर्थिक तूफान आने वाला है, कुछ कीजिए। देखिए, मैंने आपको कोरोना में भी पहले कह दिया था कि आ जाएगा, संकट हो जाएगा, लेकिन आप, और जब इस तरह का कोई संकट नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, कुछ नहीं था, कांग्रेस के समय उस समय दाम क्यों बढ़ गए थे? उसका भी तो कारण होना चाहिए। कारण मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अभी जैसे कीमत बढ़ाने के हिसाब से सौरभ आप देखें तो इन कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भी पर डे पीएसयू को 700 से 800 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। मतलब महीने में 23 से 24 हज़ार करोड़ रुपए। और पिछले साल तेल की कंपनियों को जितना फ़ायदा हुआ था, इस बार पहले 2 महीने में वो निकल गया। तेल की कंपनियों का जो फ़ायदा हुआ था, उसमें जब तमाम नरेंद्र मोदी सरकार की वेलफेयर स्कीम चलती हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप उतना ज़्यादा खर्च कर रहे हो या राशन बांट रहे हो, ये इस तरह की चीज़ें, मकान, इन सब चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उस घाटे की भरपाई के लिहाज से कि अगर हर महीने 30,000 करोड़ रुपए का अगर घाटा हो रहा हो तो पीएसयू के सामने कितना ऑप्शन है? क्या उनकी सेहत आप ऐसे ही खराब करेंगे? अब दूसरी बात हो गई कि सरकार क्या इस क्राइसिस को भांप ली और उसके बाद सरकार की तरफ से क्या क्या किया गया। जिस हार्मोज की वो बात कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि 50% तो ऑयल आता था वहाँ से और गैस का 90% आता था। तो वो रूट अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि क्या आपने वैकल्पिक सोर्सेज ढूंढे। सभी जानते हैं कि ढूंढे गए, 40 से ज़्यादा देश आपके पास सोर्स हो गया। दूसरी चीज़ थी कि क्या आपकी रिफाइनरी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो उसके लिए सौरभ एक 24/7 वॉर रूम बनाया गया है भारत की सरकार के द्वारा, जिसमें सरकार के लोग और पीएसयू के टॉप लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं। और 24/7 मतलब सुबह में 4 बजे भी कॉल जाता है, सुबह 5 बजे भी जाता है, रात में 12 बजे भी जाता है, दिन में भी जाता है। जितने शिप हैं जहाँ जहाँ से जो आपके आ रहे हैं, पहले उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, कौन कब कहाँ कितनी देर पहुँचेगा। दूसरा, जो खपत हो रही है किस स्टेट में कहाँ किस जगह पर, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। तीसरी, आपकी रिफाइनरी फुल कैपेसिटी में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और वो सब अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। तो सरकार यही चीज़ कर सकती है, पीएसयू यही कर सकती है और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री यही कर सकता है। अदरवाइज उस क्राइसिस में अगर हॉर्मुज जैसा क्राइसिस आ गया, वो खुद बता भी रहे हैं, वो चीज़ नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ में क्या है। नहीं, ये मैं आपसे भी और थोड़ी डिटेल में देवेंद्र से हम समझेंगे किस तरीके से सोर्सिंग हो रही है ऐसी परिस्थितियों में तेल, क्योंकि हमारा तो वहाँ से कितना 50% तेल आता था, 50% तेल और 90% गैस, वो बंद हो गया है। सो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज शायद किसी ने, कांग्रेस के नेता ने ये भी कहा राजस्थान में कहीं शायद कोई तेल नहीं मिल रहा है, शायद गहलोत जी का एक बयान है। हम दिल्ली में तो कहीं कोई कमी नहीं देख रहे, कहीं भी ऐसी कोई खबरें बाय एंड लार्ज आ भी नहीं रही हैं। बिल्कुल नहीं। और अलर्टनेस का ये आलम है सौरभ कि तमिलनाडु से एक आ गया था कि वहाँ पर दिक्कत हो रही है। देर शाम मैसेज आया और रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे की फ्लाइट से आईओसी चेयरमैन जो सोनी हैं वो यहाँ से दिल्ली से चेन्नई पहुँच गए।
अगले दिन सुबह उन्होंने पूरा होमवर्क करके देखा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सोशल मीडिया पर जानबूझ के उसको फैलाया जा रहा था। तो अलर्टनेस का आलम ये है कि उस पीएसयू का जो टॉप मोस्ट लेवल का जो ऑफिसर है, एक छोटी सूचना के बाद वो यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच जा रहा है।